हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बायोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे करा है और वो कौन था जिसने क्लासिफाई करा और उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया, है ना। ये भी एक मेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने इतना दिमाग लगा के काम कैसे करा। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी। भाई देखो, 1.8 मिलियन, मिलियन में एम मिल हो गया, ये तो आई ओ एन लगा दो, मिल और आयन मिलके हो गया मिलियन। ठीक है, ओके। सो 1.8 मिलियन स्पीशीज है। तो अगर 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं तो सबका डेटाबेस बना के हम माइंड में तो स्टोर कर नहीं सकते। सिंपल सी बात है। तो क्या करा हमने, अपनी स्टडी को आसान करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने करना शुरू करा। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और कैटेगरीज में बांटना, डिवाइड डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करा है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम करा। तो एक किंगडम, आपने पहली चैप्टर की वीडियोस देखी होंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, किंगडम मोनेरा होता है, देन एक किंगडम प्रोटिस्टा होता है, किंगडम एक फंजाई होता है, एक किंगडम होता है किंगडम प्लांटे, और एक फाइनली होता है एनिमेलिया। तो टोटल मिला के बोले तो अगर 5 किंगडम है। लेकिन अब ये तो वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस भी लिखा है वही नीचे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 5 किंगडम भी पूरे नहीं पड़ रहे। इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स फिट कर रखे हैं ना भगवान ने इस धरती पे, कि उसमें वायरसेस भी आते हैं, वायरॉइड्स भी आते हैं, फिर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाइकन। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में घुसा पड़ा, ठीक है, उसको भी फिर नाम देना जरूरी है। तो ये जो पूरा का पूरा केमिस्ट्री इन्होंने लगा रखा है ना, कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, उसके बेसिक ये क्या है, बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि किस किस तरीके से हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो किंगडम, 5 किंगडम्स है हमारे पास। कौन कौन से किंगडम्स है बेटा? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेजी से जब से प्रोग्रेस करनी स्टार्ट करी हो, उस टाइम से कह रहे हैं देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि इंसान को जब तक पेट भर जाता है ना, जब पेट भर जाता है तो उसे फिलोसफी का ध्यान आता है, जब तक पेट नहीं भरा था इंसान को कुछ ध्यान नहीं आता। तो सिविलाइजेशन, जो ये वर्ड लिखा है डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, पहले तो इंसान को पेट भरना था, तो वो हंटिंग वगैरह ये सब काम कर रहा था। लेकिन जब उसने सिविलाइज्ड मैनर में रहना शुरू करा, जब उसका पेट भरने लगा, उसने व्यापार वगैरह शुरू कर दिया था, ये सब काम हो चुका था, इंसान ने कर चुका था ये सब काम। उसके बाद उसने क्या करा कि भाई अच्छा देखूं, मेरा तो पेट भर चुका है, देखूं अब जरा दुनिया को। तो उसने जब दुनिया को देखा, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, तो उसने क्या करा, मैन ने क्लासिफाई करना स्टार्ट करा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो अब क्योंकि बहुत सारे महारथी आए हैं, उन्होंने हर एक ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे क्लासिफाई करूंगा, दूसरे ने कहा अच्छा मैं तो ऐसे क्लासिफाई करूंगा। तो बेटा ऐसे करके ना बहुत सारी थ्योरीज बन गई है। सबको नहीं पढ़ना, जो ज्यादा बेहतर है उसको पढ़ना। ठीक है, तो इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, मतलब बस सोचा समझा नहीं, बस कर डाला। ठीक है, इंस्टिंक्टिवली वो होता है। नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, कुछ बेसिक या साइंटिफिक सिद्धांत नहीं रखा, क्राइटेरिया नहीं रखा कि भाई इस बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वर साइंटिफिक, नॉट यूजिंग दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज द ऑर्गेनिज्म फॉर ओन यूज, मतलब खुद के यूज के लिए हमने एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली डिवाइड करने का स्टार्ट कर दिया कि भाई ये काम का है, ये काम का नहीं है, और ये पता नहीं, डील विद लेटर। तो इसको मे बी लेटर, वॉच लेटर में डाल देते हैं ना, जैसे कोई वीडियो का किट बाद में देखेंगे तो वॉच लेटर में डाल देते हैं, बिल्कुल यही ऐसे ही है। तो इसमें वॉच लेटर में डाल देते हैं ऑर्गेनिज्म को, कि इसको बाद में देखेंगे, इसको क्लासीफाई बाद में करेंगे। तो सिंपली हमने फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के, क्योंकि ये बेसिक नीड थी सबसे पहले, है ना, खाने को मिल जाए, भाई शेल्टर मिल जाए, क्लोथिंग पहनने को कपड़ा मिल जाए, यही बहुत था पहले तो इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते थे। ठीक है, एरिस्टोटल जो एक बंदा था, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि वो उसी ने ही हमें बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझाया है, वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड से क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करा था। इसने क्या करा था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा, देखा कि भाई इसके पास 2 पैर हैं, इसके पास 3 पैर हैं, मतलब 3 पैर वाला तो होता नहीं है, इसके पास 2 पैर हैं, इसके पास 4 पैर हैं,
इसके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, या कोई अगर एनिमल है तो उसके अंदर लाल खून है, सफ़ेद खून है, ये तरीके के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ही क्लासिफाइड द प्लांट्स, तो प्लांट को जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज तो आपको पता है पेड़ होते हैं, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ हो गई, और हर्ब्स मतलब जो जड़ी बूटी होती हैं जो जमीन से चिपक के चलते हैं, हर्ब्स वो होते हैं, जैसे कि पुदीना हो गया, जैसे कि धनिया हो गया। तो ये ज़मीन पे ही ज़्यादा रहते हैं, पेड़ नहीं बन सकता इसका, है ना। और श्रब्स मतलब झाड़ियाँ जो होती हैं, है ना। तो आप समझते हो झाड़ियाँ क्या होती हैं। ओके, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ये इसने प्लांट्स को डिवाइड करा। एनिमल्स को भी उसने डिवाइड करा था कि जिनका लाल खून है और जिनका लाल खून नहीं है। अब हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ आज के डेट के हिसाब से, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी कि लाल खून बिना लाल खून बहुत बड़ी बात थी। तो ये कुछ साइंटिफिक लगा उस टाइम पर, है ना। तो ये बात करी हमने, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आए लीनियस। तो लीनियस भाई साहब ने कहा कि भाई मैं तो टू किंगडम, मैं तो देखता हूँ कि या तो कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, उसके बीच का कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि भाई प्लांट को हम प्लांटे किंगडम में रखेंगे और एनिमल को हम एनिमेलिया किंगडम में रखेंगे। ये नाम थोड़े से एनिमल ही रख देता, लेकिन इसने ऐसा जानबूझ के रखा है कि अपनी एक किताब में जो हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था, सिस्टमा नेचर है ना, उसमें इसने ऐसा कहा है, ठीक है। किसने? लीनियस ने कहा। दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अब इसमें यूकैरियोट, आज की डेट में तो हमें पता है यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है। उस टाइम पे उसे कहाँ पता था कि यूकैरियोट क्या होता है? उस टाइम पे उसे कहाँ पता था यूनिसेलुलर कहाँ होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो उस टाइम पर उसको कुछ पता नहीं था लीनियस को, तो उसने उसके टाइम के हिसाब से कर दिया। आज की डेट के हिसाब से वो इनसफिशिएंट बैठता है उसका क्लासिफिकेशन। तो उसके हिसाब से हम, उसने जो करा आज की डेट के हिसाब से वो अप टू द डेट नहीं है, तो हम उसको अब बस एक आइडिया दे के छोड़ देते हैं कि भाई उसने ऐसा काम करा था, उसकी डिटेल वगैरह हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। इजीली हो गया था और इजी टू अंडरस्टैंड भी था, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू द आइडियल ऑफ द कैटेगरी। समस्या ये आ पड़ी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल गए जो ना तो प्लांट में आते थे ना एनिमल में आते थे, तो उसको कहाँ रखें, तीसरा किंगडम बनाएं क्या। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस ने दिया था, वो जो कि बहुत टाइम से यूज होता आ रहा था, वो अब इनएडुकेट पड़ गया, मतलब वो सफिशिएंट नहीं पड़ रहा था, वो अब नाकामयाब हो रहा था, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स और उनकी समझ हमारे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़ती जा रही है। अब वायरस को अगर हम स्टडी करेंगे जब, तो हम ये देखें कि वायरस ना तो सेल में आता है, मतलब पांच किंगडम हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये पांच किंगडम्स है। वायरस दरअसल इन पांचों में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो पांच किंगडम है ये भी छोटे पड़ गए, ये भी कम पड़ गए, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आगे पढ़ेंगे तो हर चीज कम पड़ती रहेगी, है ना। ये बिल्कुल पैसे की तरह है, तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल पैसे की तरह है, जितना इकट्ठा हो जाए उतना कम। तो क्लासिफिकेशन कितना भी कर दो, ऑर्गेनिज्म को कितना भी डिवाइड कर दो, वो कभी खत्म नहीं होगा डिवाइड करना, हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते ही है, ऐसा ही लाइफ में होता है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट टू दैट। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? देखो दो चीज होती है, सटल और ग्रॉस। SUBTLE, इसको सबटल नहीं बोलते, सटल बोलते हैं। सटल का मतलब बहुत छोटा, ग्रॉस का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ग्रॉस, तो ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो ग्रॉस और सटल, तो ग्रॉस का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े चीजें, ठीक है। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को अ नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। मतलब केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, केवल आप मॉर्फोलॉजी पढ़ पढ़ के ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला ये है, आपको उसका सेल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा? नेचर ऑफ वॉल, मतलब सेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका खाना बनाने का तरीका क्या है, खाना खुद बनाता है या कहीं से लेता है, और लेता है तो कैसे लेता है। हैबिटेट, कहाँ रहता है, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पे कोई भी एनिमल नेचुरली पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है ना, मिट्टी में पाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि स्नेक कहाँ पाया जाता है? बरोवल में, मतलब बरोज में, अपनी जो वो बिल बना के रहता है उसमें रहता है ना, नेचुरली वहां पाया जाता है, या किसी चट्टान के नीचे पाया जाएगा। लेकिन आपको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि उसका नेचुरल हैबिटेट जू है। जैसे टाइगर की अगर बात करें कि जू है, जू में वो प्रेजेंट है, उसको रख रखा है, वो बात अलग, लेकिन नेचुरली वो वहां पाया नहीं जाता। तो हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल, तो नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, दैट्स कॉल्ड द हैबिटेट, ठीक है।
फिर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि कैसे किस किस ऑर्गेनिज्म से कहाँ कहाँ रिलेटेड है। तो जो इवोल्यूशन के हिसाब से क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पास पास रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, कैसे, एक बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं भी नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए एक हॉर्स है ना, और मान लीजिए एक जेब्रा है। तो हॉर्स और जेब्रा को आप काफी हद तक रिलेट कर पाते हो। दोनों हर्बीवोर्स हैं, दोनों के चार पैर हैं, और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस बाहर एक पे लाइनिंग है और एक पे लाइनिंग नहीं है ना, यही तो है। तो ये थोड़े बहुत तो रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कहो कि हॉर्स, और अगर मैं एक फ्रॉग को रिलेट कर लूं, इसमें रिलेशन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, चार पैर हैं दोनों के पास, लेकिन अनरिलेटेड से, है ना। तो हमने क्या करा, फ्रॉग और जीब्रा एनिमल है, फ्रॉग और हॉर्स एनिमल है, जीब्रा और हॉर्स ये भी एनिमल है, लेकिन जीब्रा और हॉर्स आपस में मिलते हैं। तो इनको एक कैटेगरी के अंदर रखा, एक बड़ी कैटेगरी, एक बड़ा टैक्सा के अंदर रखा है। ठीक है, तो ये कहने का इनका मतलब। ठीक है, अब आते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ साथ हमें क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी समझ जो है वो बहुत ज्यादा बदल रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, दो plant and animal kingdoms have been a constant all under the different systems. The understanding of what groups and organisms be included under these kingdoms have been changing. मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नहीं बदले, वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, लेकिन हमारी जो समझ है उनको लेकर के वो चेंज हो रही है। तो इसलिए हम उसके हिसाब से कैटेगरीज, ग्रुप्स वगैरह को, तो सब चीजों को चेंज हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, 1.8 है तो 10 साल में वो 18.1 नहीं हो जाएंगे, वो 1.8 के आसपास ही रहेंगे। कुछ चली जाएंगी स्पीशीज, कुछ आ जाएंगी, है ना। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव एक टेंडेंसी है हमारे पास कि भाई जो भी चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट करो, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी चेंज करो। ठीक है, द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। देखो, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई मैं तो ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम में क्लासिफाई कर सकता हूँ, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई नहीं, 5 नहीं, मैं तो जो है 7 किंगडम क्लासिफिकेशन करूंगा, 7 किंगडम्स में बांटूंगा। तो 7 किंगडम हमारी बायोलॉजी में, हमारी एनसीईआरटी में फिलहाल क्या चीज है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भाई 5 किंगडम वाला फाइलम, वो 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 5 किंगडम पढ़ना है, ना 3 पढ़ना है, ना 6-7 पढ़ना है, 5 वाले को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें भी 5 वाला ही पढ़ना है, बाकी सब प्रेजेंट है। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी एक आ चुका है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ द स्कोप है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा किसने डिस्कवर करा, तो उसके बारे में नहीं जानना। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है हमें, है ना। ओके, नाउ अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले आते हैं आर एच विटैकर के बारे में। तो ये वो भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि भाई मैं ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। मुझे कहा अच्छा भैया, ऐसी बात, तो जरा बताओ किस आधार पे तुम कह सकते हो कि 5 कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की, कि जो तुम कह रहे हो कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तुमने नाम तक दे दिए, है ना। तो ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन क्या कह रहे हो तुम। तो इन्होंने कहा कि 1969 चल रहा है अब, उसके हिसाब से मैं कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भाई मैंने स्टडी करा है सेल स्ट्रक्चर, मैंने स्टडी करा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशन होता है मैं बताऊंगा अभी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खाना ऑब्टेन करता है, हेटरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, या फिर वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी, हाँ सही है, रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बात वही है जो भी मैंने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, इवोल्यूशन हॉर्स और ज़ेब्रा वाला, वही सेम केस है। तो इन बेसिस पे इसने बेसिक बताया था हमें। अब नीट के हिसाब से क्या जानना जरूरी है बेटा, देखो सेल स्ट्रक्चर, ये नंबर 1,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 ये क्या होता है बताता हूँ। नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 4 रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये क्या है, ये क्या है, बेसिस है। तो मेन क्राइटेरियाज तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरियाज को उसने यूज करा था। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल देर आर 5 क्राइटेरियाज यूज्ड बाय RH विटेकर, और कौन कौन से हैं वो नाम आपके सामने, इसको अंडरलाइन कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरियाज यूज करे थे RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने, और उसने क्लासिफाई करके 5 किंगडम बना दिए थे, ठीक है। 5 किंगडम बन गए, ये रहे वो 5 किंगडम। पर अब उसने डिवाइड करा, पर क्या डिवाइड करा, कैसे डिवाइड करा, क्या करा, क्या उसने, देखते हैं। अब मैंने आपको कहा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर तो आपको पता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे खाना ऑब्टेन करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ सॉरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा है, आपको बस पता नहीं है कि इसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आपने पढ़ा है कि सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, है ना, पढ़ा है ना। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पूरा का पूरा क्लासिक, ये जो पूरा सीरीज है, ये रिप्रेजेंट करती है किसी की भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब किसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास टिश्यू तो है पर ऑर्गन नहीं है, जिनके पास ऑर्गन है पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है लेकिन कुछ कुछ ही ऑर्गन सिस्टम से, सारे ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो दूसरा सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम नहीं है। तो सारे के सारे सिस्टम्स ना प्रेजेंट होना, है ना। तो और किसी किसी में सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, तो किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है उसको बोला है हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते थे कि बॉडी, सॉरी, क्या हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते थे, ये सीधे सीधे नहीं लिख सकता था कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, नहीं। क्योंकि हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम टर्म यही यूज करेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समहाउ एनसीईआरटी ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। हालांकि ये 9th क्लास में आपको 10th क्लास में 9th क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बट समहाउ एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास ये एज्यूम कर लेता है कि ये सब आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप इसके बारे में पता करोगे, ठीक है। ये मान लेती है एनसीईआरटी, ठीक है। अब टेबल नंबर 2.1 पे आते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है, अपनी एनसीईआरटी में खोल के देखिए। तो अब 5 किंगडम है। पहले किंगडम का नाम है मोनेरा। किंगडम का नाम मोनेरा क्यों रखा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटिस्टा नाम क्यों रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फंगस या फंगी नाम क्यों रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट, ये फंजाई नहीं है, सॉरी फंगी नहीं है, इसको फंजाई बोलते हैं या फिर फंगस बोलते हैं या फिर फंगल बोलते हैं, मतलब वर्ड्स। तो फंजी नहीं है ये, है ना, बस फंजी नहीं है, ओके। शायद मैंने फर्स्ट टाइम पे फंजी बोल दिया था, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब इसमें है क्या क्या देखिए, जो भी पर्टिकुलर हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे उसमें से कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर, तो उसमें सेल वॉल है, सेल टाइप है। सेल टाइप में एक ही प्रोकैरियोटिक है, ध्यान से देखिए, बस एक प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, ठीक है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं पता है तो यू कैन गूगल इट, गूगल कर सकते हो, या फिर सिंपल मैं बता देता हूँ कि एक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई देता है। तो जिसमें अच्छे से दिखाई देता है वो यूकैरियोट है, जिसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता दैट इज प्रोकैरियोट, ठीक है, ओके। तो मोनेरा वाले, तो इसका मतलब है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कहाँ डाल दिए हमने, मोनेरा में डाल दिए, ठीक है। ये बात समझ में आई, सारे के सारे प्रोकैरियोट कहाँ डाल दिए हमने, मोनेरा में डाल दिए। तो बाकी बचा हुआ यूकैरियोट तो यहाँ भी है, यूकैरियोट तो यहाँ भी है, यूकैरियोट तो यहाँ भी है। वो चारों के सारे यूकैरियोट है, लेकिन इनके फीचर्स अलग अलग, फीचर्स अलग अलग है, ठीक है। अब और भी कुछ आपको बातें बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर। और ये तीन कैसे हैं,
मल्टी सेल्यूलर, पता है ना, मल्टी सेल्यूलर मतलब मोर देन वन सेल। तो फंगस, प्लांटिया और एनीमिलिया में मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा में केवल एक एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछा जाए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट पूछा जाए तो किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया किस में आता है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जितने भी बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट में क्या आता है ना, पढ़ेंगे उसके बारे में भी, जैसे कि यूकैरियोट्स की जब कैटेगरी पढ़ेंगे वो तब आएगा, एनाबीना, नॉस्टॉक और एल्गी से रिलेटेड आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा होगा, एल्गी के जैसा, वो सब आएगा। मोनेरा के बारे में और देखते हैं। ओके, तो मोनेरा में ये दिखा रखा है कि जो उनकी सेल वॉल है, जो उनकी सेल वॉल है सबसे बाहर की, वो नॉन सेल्यूलोजिक है। आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बिल्कुल सही पढ़ा। लेकिन जो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है। तो किस चीज की बनी हुई है भाई? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है और अमीनो एसिड क्या होता है ना? अब अगेन देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी ने 9th और 10th में आपको बताया नहीं पॉलीसैकेराइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट समहाउ अगेन एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ पे आप अपने आप मेहनत करो। तो देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? पन्नी नहीं, पॉली का मतलब पन्नी नहीं, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मैनी। ठीक है, पॉली मतलब रिपीटेड। ठीक है, सैकेराइड का मतलब क्या होता है ना? संधि विच्छेद कर लिया हमने इसका। अगर अगर मैं इस पर्टिकुलर, अरे भाई, हाँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को स्प्लिट कर दिया तो एक पॉली मिल गया, सैकेराइड मिल गया। सैकेराइड का मतलब होता है बेटा शुगर। क्या मतलब होता है इसका? शुगर। और पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल या मैनी। तो मैनी शुगर, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल जब एक साथ जोड़ दिया आपने, क्या मिल गया आपको? पॉलीसैकेराइड मिल गया। क्या मिल गया? पॉलीसैकेराइड मिल गया। अच्छा, अमीनो एसिड आपने पढ़ा है। अमीनो एसिड जो होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है। उस केमिकल कंपाउंड को, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है, तो एक पूरी की पूरी चेन बना रहे हैं हम अमीनो एसिड्स की। उस पूरी की पूरी लंबी सी चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो दैट मीन्स अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन नहीं, कुछ अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, उससे मिलके क्या बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, रही बात प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल है और कुछ में सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, अब फंगस की बात करते हैं, तो फंगस के पास भी सेल वॉल है, लेकिन उसके पास एक मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल का नाम है काइटिन। ये चिटिन नहीं है, ये काइटिन बोलते हैं इसको। तो काइटिन क्या होता है? अब सेल्यूलोज तो चलो ठीक है, सुना 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 सा है। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक्चुअली में केमिकल कंपाउंड है। अगेन ये समझ में तो फिलहाल नहीं आएगा, बट मैं बता रहा हूं, जिसके अंदर NAG, नाग प्रेजेंट होता है। वो वाला नाग नहीं, नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब ये समझ में नहीं आया होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या होता है, क्योंकि आपने वो वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा आगे। तो चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि काइटिन एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, काइटिन इज अ केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं और उससे मिलके बनी है फंगस की सेल वॉल। सेल्यूलोज की नहीं है, सेल्यूलोज की बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट की सेल्यूलोज की, प्लांट की सेल्यूलोज की। लेकिन सर जी ये सेल्यूलोज होता क्या है? हमने आज तक नहीं समझा। कोई बात नहीं, समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है, वहीं बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ेंगे सेल्यूलोज क्या होता है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल ये ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज एक केमिकल कंपाउंड है। अगेन, एनिमल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब हम भी एक एनिमल है ना, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी से कोई सेल निकालेगा अगर, तो उस सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे सब में एब्सेंट है। प्लांट में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है, कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, फिर मोनेरन्स में, मतलब मोनेरा के जितने भी सेल्स है आएंगे उसमें प्रेजेंट है, लेकिन हमें प्रेजेंट नहीं, जितने भी एनिमल्स है उसमें प्रेजेंट नहीं है। रही बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो अब मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रोकैरियोट है कौन सा यूकैरियोट है, तो केवल और केवल प्रोकैरियोट में ही एब्सेंट है। तो यहाँ एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने कहा था सेल से मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ पे टिश्यू नहीं है। यहाँ पे सेल्यूलर है, इसका मतलब टिश्यू ऑर्गन वो सब गायब है। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर है,
लूज टिश्यू है, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू है। इसका मतलब ये टिश्यू तक बता रखा है, तो इसका मतलब इसके पास ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ऑर्गेनिज्म है? मैंने क्या कहा कि इसके पास, आपने पढ़ा ना, सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फाइनली मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, है ना। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं कि ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन नहीं है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन नहीं है, तो ये जो क्राइटेरिया है जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। ये नहीं बताता कि ये ऑर्गेनिज्म है नहीं। ऑर्गेनिज्म तो वो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तभी तो वो उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म होना ना होना ये एक अलग चीज है। ऑर्गेनिज्म होने का क्राइटेरिया क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो लाइफ प्रोसेसेस करने आने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बात कर रहे हो, तो फंगस में टिश्यूज तक तो है, लेकिन ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म है, अभी भी वो ऑर्गेनिज्म है कि उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो केवल टिश्यू तक, ठीक है, ओके। अब प्लांटे के बारे में बात करें, तो प्लांटे में टिश्यू भी प्रेजेंट है और ऑर्गन भी प्रेजेंट है, लेकिन उसमें ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। अगर आप कहो कि भाई पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, अगर नहीं, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अब बात आती है एनिमल्स के केस में। तो एनिमल में भी अगेन कुछ ऐसे और एनिमल्स हैं जिसमें केवल और केवल हम कहते हैं कि भाई टिश्यूज प्रेजेंट हैं। कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें केवल ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। देन कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट है, कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हैं। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, जैसे कि हम मैमल्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके के। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने फूड को या फिर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब फूड कहाँ से ले रहा है, वो खुद बना रहा है या फिर कहीं से बाहर से ले रहा है। जैसे कि हम बाहर से लेते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि भाई अगर प्लांट नहीं मिला तो एनिमल खा लिया, एनिमल नहीं मिला, प्लांट नहीं मिला, तो फिर क्या करें, तो प्लांट का प्रोडक्ट खा लिया। जैसे कि फ्रूट, फ्रूट जो होता है, फल जो होता है, वो प्लांट नहीं है, वो प्लांट का प्रोडक्ट है। मिल्क एनिमल नहीं है, एनिमल का प्रोडक्ट है। एनिमल ने एक प्रोड्यूस करा है एक चीज, उसको हम कंज्यूम करें तो एनिमल का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो प्लांट और एनिमल ना कंज्यूम करके हम प्लांट का प्रोडक्ट, एनिमल का प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले। लेकिन यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो वो कीमोसिंथेटिक होगा, केमिकल्स का यूज करेगा डिफरेंट डिफरेंट, या फिर वो फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब लाइट का यूज करेगा। तो अगर केमिकल का यूज कर रहा है खाना बनाने के लिए विदाउट लाइट, तो वो कीमोसिंथेटिक है। और अगर वो लाइट का यूज कर रहा है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, तो वो फोटोसिंथेटिक हो गया। या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, मोनेरा की बात कर रहे हैं, कि मतलब हो सकता है अपना खाना खुद ना बना रहा हो। ऐसे भी सेल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अमीबा, है ना। तो लेकिन अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, अमीबा उसमें नहीं आता। तो अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग पे फीड करता है, मतलब मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी पे वो फीड करता है और वहां से अपना खाना लेता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा क्या होता है, देखो, एक होस्ट होता है और एक होता है पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट होता है, ये होस्ट से, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और इस पर्टिकुलर होस्ट को डैमेज भी कॉज करता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं बात को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अपने होस्ट को डैमेज करेगा, लेकिन किल नहीं करेगा। ये चीज याद रखनी है। तो जब भी आप पैरासाइट के बारे में पूछा जाए और मेंशन करो, ऑलवेज मेंशन कि डैमेज द होस्ट बट डू नॉट किल द होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है, जिसपे पैरासाइट अटैच है, जिसपे पैरासाइट अटैच है, जिससे न्यूट्रिशन वो ले रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हेड लाइस हो गया, मतलब सिर में जुएं हो जाती है। तो वो जुएं जो हैं सिर के अंदर, तो वो क्या कर रही है, हमारी ह्यूमन के सिर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर फीड कर रही है ना। तो ऐसा करके वो हमें, हम हो गए होस्ट, जिसके ऊपर है, जिसकी बॉडी के अंदर है, वो हो गया होस्ट, ठीक है। तो होस्ट को डैमेज तो वो कर रही है, ठीक है, लेकिन किल नहीं कर रही, हमें मार थोड़ी ना देती है ना। और वो क्या कर रही है, क्योंकि अगर मार दिया तो खाना कहाँ से लेगा, पैरासाइट, है ना। तो ये एक चीज होती है, ओके।
प्रोटिस्टा में या तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा या फिर वो सिंपली हेटरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। फंगस, अब ध्यान इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है, फंगस जो होता है बेटा वो हेटरोट्रॉफिक होता है। फंगस में हम गलती यही कर देते हैं कि हम पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर सेल वॉल है तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा, नहीं, यही गलती है। यहीं पे आपको समझना है कि एक्चुअली में इट इज हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक है तो वो हो सकता है डेड पे फीड करे, हो सकता है पैरासिटिक हो, ठीक है, ओके। अगर हम प्लांटे की बात करें तो प्लांटे तो ऑटोट्रॉफिक होता ही है, वो तो फोटोसिंथेसिस करता ही है। और अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, और होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी। सैप्रोफिटिक आपको पता है डेड और डिकेइंग। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और उसके बाद उस फूड को बॉडी के अंदर लेने के बाद उस फूड पे एंजाइम रिलीज करता है और फिर उसको तोड़ तोड़ के मतलब उसका डाइजेशन करता है और फिर उसको कंज्यूम करता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले फूड को लिया अपनी बॉडी के अंदर, चाहे एलिमेंट्री के नाम लो चाहे सेल, वो अपनी बॉडी के अंदर पहले उसको कंज्यूम करेगा, फिर उस पर एंजाइम डालेगा, वो एंजाइम उस फूड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्ट्स में तोड़ेंगे और फिर वो सिंपल पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में यूज करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड एज पर जैसे कि मैंने कहा था 30 मिनट्स का हम 30 मिनट से ऊपर सेशन नहीं करेंगे, सो 30 मिनट्स आर ओवर। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो।